आज आर्थिक कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक समय समय पर मौद्रिक नीति लाती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है जो मुद्रा की आपूर्ति है उस पर नियंत्रण करना, कीमत को नियंत्रण करना। मौद्रिक नीति क्या है, इसको जरा विस्तार से बताइए। एक शब्द में यदि कहा जाए तो इसका टारगेट यही है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे ताकि महंगाई पर भी नियंत्रण रखा जा सके। आज क्या परिवर्तन हुआ है, मौद्रिक नीति में क्या व्यवस्था दी गई है, उसके बारे में फिर से चर्चा करते हुए उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा समझें जैसे नल से पानी निकालना हो तो तेज निकालना हो तो वाल्व को पूरा खोल दीजिए, कम करना हो धीरे धीरे हम लोग उसको कम करते जाते तो फ्लो कम होता। तो ये जो रेट मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल रेट भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। जो मौद्रिक नीति जारी हुई है तो उससे क्या होम लोन या और अन्य लोनों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? पांडे जी, आप अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। तो मौद्रिक नीति से संबंधित बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है जिसका उपयोग किया जाता है जो आम आदमी उसको नहीं समझ पाता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, CRR आदि कई ऐसे टर्म्स हैं जिसको आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। आपने अपनी बातों में बार बार लिक्विडिटी का जिक्र किया है। बहुत लोग ऐसे इसको जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं भी जानते होंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है। इसको जरा सामान्य सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि लिक्विडिटी है क्या। रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति जारी करती है उसका उद्देश्य जहां तक हम समझते हैं कि उसका उद्देश्य है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। तो मुद्रास्फीति से इसका क्या संबंध है, मुद्रास्फीति क्या है और इसका महंगाई से क्या संबंध है? मुद्रास्फीति कम होती है लेकिन उतनी कमी मार्केट में मूल्य को लेकर कमी नहीं दिखाई देती। मार्केट में वैसे ही महंगाई बनी रहती है। बचपन में हम लोग देखते थे कि महंगाई, डिमांड और सप्लाई की आपने जो बात की, तो सप्लाई मार्केट में बहुत है। आप सब्जी वाले के जाएंगे उसके पास बहुत सी सब्जियां रखी हुई हैं, जो भी चीज खरीदने जाएंगे वो अफराद पड़ी हुई है। तो वहां पर आपूर्ति की कमी नहीं है और डिमांड भी हमारा उतना ही है, तो फिर भी वो सामान महंगा क्यों बिकता है? नमस्कार दोस्तों, बनारस ग्लोबल टाइम्स में डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आज आर्थिक कार्यक्रम में हम लोग बात करेंगे मौद्रिक नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक समय समय पर मौद्रिक नीति लाती है और इसका उद्देश्य है आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है जो मुद्रा की आपूर्ति है उस पर नियंत्रण करना, कीमत की स्थिरता पर कीमत को नियंत्रण करना। तो कई उद्देश्य से मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक लाता रहता है। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री MK पांडे जी, और आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं और बैंकिंग के भी बहुत अनुभवी, बहुत बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का एक लंबा अनुभव आपके पास है। तो स्वागत है पांडे जी। सर धन्यवाद। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मौद्रिक नीति जो रिजर्व बैंक ने आज जारी की है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपसे मेरा ये प्रश्न है कि ये मौद्रिक नीति क्या है और इसको जरा विस्तार से बताइए। और जो फिस्कल पॉलिसी है, जो वित्तीय नीति है, उसके बारे में भी आपसे इसके बाद हम प्रश्न करेंगे। तो पहले आप मौद्रिक नीति के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए।
धन्यवाद पाठक जी, आपने इतना रेलेवेंट और समसामयिक सवाल मुद्दा जो कहें उठाया है, ये बहुत इसकी तारीफ करनी चाहिए। हम आपके प्रश्न का सीधा उत्तर देते हुए मौद्रिक नीति को यदि एक शब्द में कहें, एक लाइन में रादर कहना चाहें, तो मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत, अपने देश में, भारतवर्ष में मुख्यतः मुद्रा के संचार को रेगुलेट करते हुए मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये किया जाता है। जी। एक शब्द में भी कहा जाए तो इसका टारगेट यही है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहे, ताकि महंगाई पर भी नियंत्रण रखा जा सके। ये इसका मुख्य काम यदि कहा जाए तो इसका ये है। और यदि हम आपके दूसरे प्रश्न को भी साथ में ले लें, जो आपने कहा बाद में पूछेंगे, तो साथ ही साथ अपना काम आसान करते हुए मैं बताऊं, जो फिस्कल पॉलिसी है, वो फिस्कल पॉलिसी देश के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए एक तरह कहा जाए तो रास्ता निर्धारित करता है। फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार के जिम्मे आती है और मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिम्मे आती है। बेसिक दोनों का फर्क है। उसका उद्देश्य विकास है, ग्रोथ है, और इसका उद्देश्य, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है इन्फ्लेशन और महंगाई को नियंत्रण में रखना। ये मौलिक अंतर है। बाकी इसकी जो इंट्रिकेसीज है, जो डेप्थ, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ये कमेटी भी 2016 में बनाई गई थी। 2016 से पहले ये मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के गवर्नर अकेले अपने मतलब अकेले अथॉरिटी थी जो उसको डिसाइड करती थी। लेकिन 2016 में एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक बेहतर एक्सपर्टाइज लाने के लिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, रादर स्वायत्तता देने के लिए एक ये बहुसदस्यीय कमेटी बना दी गई। तो इस कमेटी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो होता है, इस कमेटी का चेयरमैन होता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर में से जो मौद्रिक नीति जिनके सुपरविजन में होता है, वो डिप्टी गवर्नर इसके सदस्य होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है, वो रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर को नॉमिनेट करता है, ये तीसरे सदस्य हो गए। और 3 सदस्य जो आउटसाइडर होते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है, वो इकोनॉमिक्स के अलग अलग क्षेत्रों से तजुर्बा रखने वाले विशेषज्ञ लोग रहते हैं, और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 साल के लिए नामित करती है। इस तरह मौद्रिक कमेटी जो हो गई, एमपीसी जिसको बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो कुछ भी निर्णय होता है वो वोटिंग के आधार पर, बहुमत पर होता है। गवर्नर का वोट तभी सामने आता है जब कोई मामला टाई हो जाए। यदि अन्य सदस्यों के निर्णय में टाई नहीं है तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उसको मान्य है। यदि टाई हो रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर जो चेयरमैन है, उसका भी वोट का उसमें कंसिडर किया जाता है। तो ये एक उसका स्वरूप हुआ। और लगातार इसको देखते रहने, मतलब देश की अर्थव्यवस्था को, खास करके मौद्रिक एस्पेक्ट को देखने के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर अपना ये रिव्यू करती है और निर्णय लेती है। जैसा आपने कहा, आज ही सवेरे इस बार का दिसंबर का इन्होंने मौद्रिक नीति की घोषणा की है। इसमें मुख्यतः केवल जो रेपो रेट है उसको 25 बेसिस पॉइंट अर्थात 0.25% से घटाया गया है, और बाकी कोई भी रेट में चेंज नहीं हुआ है। जो पॉलिसी स्टैंस है वो गवर्नमेंट का न्यूट्रल रहेगा, मतलब आरबीआई का न्यूट्रल रहेगा। और जीडीपी का इन्होंने फोरकास्ट जो किया है अगले वाले के लिए 7.3% के ग्रोथ का इन्होंने फोरकास्ट किया है, जो प्रेजेंट में भी 6.8 चल रहा था। इसके पीछे अपने इनके कारण है। लेकिन जो मुख्य जो आंकड़े वाली बात है, जो इस बार मौद्रिक नीति में अनाउंसमेंट में आया है, वो ये है, रेट को 25 बेसिस पॉइंट से घटाना, और जीडीपी के ग्रोथ के फोरकास्ट को इन्होंने 7.3% किया, जो अभी तक 6.8% मान के चला जा रहा था। तो आपने आज क्या परिवर्तन हुआ है, मौद्रिक नीति में क्या व्यवस्था दी गई है, उसके बारे में फिर से चर्चा करते हुए उसका क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में, इस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इसको समझने के लिए बैंक ने जैसे रेपो रेट को घटाया है,
25 बेसिस पॉइंट। तो हमारे दर्शकों को या हर व्यक्ति को इसको समझने के लिए एक ओवरऑल पहले मूल इसके स्पेसिफिक आंसर पर आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा शुरू में ही मैंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आप ऐसा समझें जैसे नल से पानी निकालना हो तो तेज निकालना हो तो वाल्व को पूरा खोल दीजिए, कम करना हो धीरे धीरे हम लोग उसको कम करने जाते तो फ्लो कम होता। तो ये जो रेट मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल रेट भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है। मनी सप्लाई नियंत्रित करने में जैसे हमको उसका जो पर्पस है वो ये है। अब ये जो तमाम जो रेट होते हैं, जैसे रेपो रेट की बात हमने कही, तो रेपो रेट वो है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे कॉमर्शियल बैंक को बिना किसी कोलेट्रल के गवर्नमेंट विथ कोलेट्रल अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंड करती है जिस रेट पर। तो अब यदि मान लिया जाए, बड़ा स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लेंड कर रही है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब ऐसे देखिए, यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा। बैंकों को पैसा महंगा मिलेगा तो बैंक वाले अपना ब्याज का दर बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ रहा है तो ब्याज, लोन पर ब्याज का दर बढ़ाएंगे। लोन पर ब्याज का दर बढ़ाएंगे तो लोन थोड़ा का आकर्षण कम होगा। एग्जिस्टिंग लोन पर ईएमआई बढ़ेगी तो लोन लेने से लोग थोड़ा बचेंगे, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कि इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा यदि इसको घटा दें, जैसे इस बार अभी घटाया गया है, तो क्या होगा? लोन थोड़ा आकर्षक होगा, लोगों की ईएमआई घटेगी, लोगों के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के लिए पैसा बचेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो हो सकता है थोड़ा सा इन्फ्लेशन पर दबाव बढ़े। ये रेपो रेट का हुआ। उसी तरह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जैसे ही रेपो रेट की बात होती है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा इससे 50 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा। अभी जैसे 5.5 से घटा करके 5.25 किया गया रेपो रेट को। रिवर्स रेपो रेट ठीक उल्टा है। जैसे उधर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बैंकों को लोन देती है तो चार्ज करती है, रिवर्स रेपो में ठीक उल्टा है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का पैसा वापस लेती है या बैंक इसमें देते हैं तो ये उनको इंटरेस्ट पे करती है। फिर इसका भी सही प्रभाव देखिए, यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा? बैंक वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करना पसंद करेंगे क्योंकि वो रिस्क फ्री है। फिर लोन पर के लिए जो डिस्पोजेबल कैश मार्केट में वो थोड़ा कम होगा, मार्केट कम होगा मतलब मनी सप्लाई कम होगी, तो इन्फ्लेशन थोड़ा मतलब क्या कर सकते, कूल डाउन करेगा। तो इसके माध्यम से मनी सप्लाई को घटा के बढ़ा करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो जो आज जो मौद्रिक नीति जारी हुई है, तो उससे क्या होम लोन या और अन्य लोनों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? यस, ईएमआई घटेंगे सर। ईएमआई घटेगी, बशर्ते कि जितने भी बैंक्स हैं तुरंत इस बेनिफिट को अपने कस्टमर तक पास ऑन करें। अच्छा। बहुत से बैंक के अंदर जो भी उनके अपने पास लिबर्टी हो, कोई बैंक तुरंत पास ऑन कर सकता, हो सकता है कल से रेट रिवाइज कर दें, कुछ थोड़े देर से रिवाइज करेंगे, कोई पूरा का पूरा 25 बेसिस पॉइंट ट्रांसफर करेगा, हो सकता है कुछ कम ज्यादा करके भी कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ईएमआई घटेगा। लोन चूंकि सस्ता होगा, ब्याज का दर घट जाएगा तो ईएमआई कम हो जाएगी। पांडे जी, आप अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, तो मौद्रिक नीति से संबंधित बहुत से ऐसे टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है जिसका उपयोग किया जाता है जो आम आदमी उसको नहीं समझ पाता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर आदि कई ऐसे टर्म्स हैं जिसको आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि समझाकर कि थोड़ा सा कि ये सब है क्या। बिल्कुल सही बात है। इन शब्दों को, इन शब्दावलियों के मतलब और इनके इम्प्लीकेशन को यदि हम समझते हैं तो
चीजों को समझना निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है। तो जैसा हमने कहा कि रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट दर्शकों से मेरा अभिप्राय है 100 बेसिस पॉइंट को 1% कहते हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होगा 0.25% रिड्यूस हुआ है, 1/4। एक वर्ड यूज हुआ कि पॉलिसी स्टैंस को न्यूट्रल रखा जाएगा। तो पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल का अभिप्राय ये हुआ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में 3 तरह के स्टैंसेस होते हैं, एक अकोमोडेटिव, एक न्यूट्रल और एक विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। न्यूट्रल का मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसे चलो, हम उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसा है चलेगा। जो एकोमोडेटिव स्टैंस होता है उसमें सरकार अपनी ओर से कुछ ईजिंग, कुछ सपोर्ट सिस्टम मतलब रिजर्व बैंक जारी करेंगे, उसमें कुछ सरल देंगे, उसमें हेल्प करेंगे। और विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन में ठीक उल्टा, जो हमने सपोर्ट दे रखा था वो सपोर्ट हम वापस करेंगे। स्टैंस यूजुअली 3 है, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल और विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। अभी वाले में इन्होंने कहा कि हमारा स्टैंस न्यूट्रल रहेगा, हम कोई न जैसा चल रहा है, यदि अकोमोडेशन है तो रहेगा, हम विड्रॉ नहीं करेंगे, नया कुछ देंगे नहीं। एक ये बात होगी। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात हम लोगों ने कर ही ली थी। बैंक रेट जो आपने कहा, तो जैसे रेपो रेट में शॉर्ट टर्म बोरिंग होती है अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी विथ, मतलब दैट इज विथ कोलेट्रल। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म बोरिंग करते हैं बैंक विदाउट कोलेट्रल। तो उसमें जो एक रेट होगा, हो सकता है वो रेपो रेट से अलग भी हो सकता है, रेपो रेट के बराबर भी हो सकता है, वो रेट उस पर डिसाइड करेगा। एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है जिसको हम लोग MSF कहते हैं। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सारी चीजों को आप नक्सल में देखेंगे तो ये बात केवल हो रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है लिक्विडिटी को मैनेज करना, और लिक्विडिटी के यूजर है बैंकिंग। तो इन दोनों के बीच में पैसे का जो आदान प्रदान हो उसको स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव और कंट्रोल मॉनिटरिंग के साथ रखने के लिए सारे चीज होते हैं। MSF में है कि यदि बैंकों को शॉर्ट टर्म में फंड की शॉर्टेज हो गई, एसेट लायबिलिटी का मिसमैच हो रहा है, कहीं कुछ ऐसे कैलकुलेशन में कुछ गलती रह गई, इमीडिएट पैसे की आज लिक्विडिटी मिसमैच हो रही है, तो इनको रिजर्व बैंक से लेना पड़ेगा। तो ये विंडो से एक इमरजेंसी विंडो टाइप की चीज है। यदि शॉर्ट टर्म मतलब फंड की कमी हो गई तो आप रिजर्व बैंक से ले लीजिए, लेकिन इसका ब्याज दर जो होगा वो रेपो रेट नहीं होगा, इसका ब्याज दर निश्चित रूप से रेपो रेट से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा ये उस दिन के मार्केट कंडीशन पर, सप्लाई और डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करेगा। एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी होती है। जैसे MSF में बैंक बोरो करेंगे, SDF में यदि बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी है तो वो क्या करें, वो जाकर के जमा कर दें। तो वो मतलब ठीक लगभग उसका उल्टा हो गया, उस पर इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज देगी। और इस तरह की योजना शुरू की गई थी 2022 में। आपने CRR की बात की जिसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल मतलब एक उद्देश्य है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था है, वो उस पर जनता का विश्वास कायम रहे, उनके फंड की सुरक्षा रहे। बैंकों में करोड़ों लोगों का पैसा जमा है, उनका विश्वास चाहिए। पैसे की डिमांड, बैंक डिपॉजिट्स ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। बैंक तभी पैसा देती है जब हम उनसे मांगते हैं, और किसी के भी डिमांड को बैंक को डिनाई भी नहीं करना है। मांगने जाएगा तो उसको आपको पैसा देना होगा। तो वैसे डिमांड में आपके पास क्राइसिस ना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि सर्टेन मनी तो आपको कैश के फॉर्म में हमारे पास रखना होगा, ये मैंडेटरी है। तो वो CRR हो गए। अब सपोज मान लीजिए किसी को कहा जाए कि 4.5% का CRR है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि 1000 करोड़ के बैंकों के पास डिपॉजिट है तो 45 करोड़ कैश के रूप में रखें, ताकि उस समय की डिमांड में आप रिजर्व बैंक से ले सकें। इसी के साथ मिलता जुलता एक आता है SLR, उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो उसमें कैश के फॉर्म में नहीं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी है उसमें निवेश करके बैंकों को पैसा रखना पड़ता है। अगेन उस हालत में जैसे बैंक ने दूसरे को लोन दे रखा है तो लोन की रिकवरी एट विल नहीं होगी, वो उसमें कुछ टाइम लगता है, और जनता ने तुरंत पैसा मांगा तो आपको वो पैसा तो उनको देना पड़ेगा। तो वैसी सिचुएशन में जो SLR आपने रिजर्व बैंक के साथ रख रखा है उस पैसे को यूज करेंगे, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम लोग उसको कहते हैं। एक लिक्विडिटी एडजस्टमेंट
फैसिलिटी भी होती है, वो बोरो कर, जैसे ये तमाम जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, एक ये है मतलब लिक्विडिटी को, मतलब कैश को, मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। एक और इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग कहते हैं ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा टूल है। और कभी आपने सुना होगा एक्सेस लिक्विडिटी के समय या शॉर्ट लिक्विडिटी के समय जो अकोमोडेशन की जो बात हम लोग कर रहे थे, उस समय भी इसका यूज होता है। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ बेच रही है, अपनी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही है, मतलब क्या होगा, मनी गोज आउट ऑफ द बैंक, बेच रही है तो बैंक वाले खरीद रहे होंगे, तो बैंक खरीदेंगे तो पैसा आरबीआई के पास जाएगा, मतलब मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक उल्टा यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई कर रही है सिक्योरिटी, तो बैंकों को पैसा जा रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में और पैसा डालना चाहेगी तो क्या करेगी, बॉन्ड्स को खरीदेगी, पैसा देगी। मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना है तो क्या करेगी, लिक्विड बेचेगी। इस तरह की तमाम जो चीजें होती हैं वो मतलब मोस्टली जो आम लोगों को जानना चाहिए, और बाकी तो ढेर सारी टर्मिनोलॉजी जो थ्योरेटिकल है। और जैसे हमने शुरू में कहा, इन सारे का उद्देश्य मनी सप्लाई को करते हुए इन्फ्लेशन पर नजर रखने का, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आपने अपनी बातों में बार बार लिक्विडिटी का जिक्र किया है आपने। बहुत लोग ऐसे इसको जानते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं भी जानते होंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है। इसको जरा सामान्य सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाए कि लिक्विडिटी है क्या। जो अपना एसेट है, कोई भी एसेट है, जो फाइनेंशियल एसेट हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एसेट हो, एसेट की परिभाषा वो कहें कि एसेट को जब हम हटाते हैं तो बदले में हमको कैश मिलता है। यही एसेट की परिभाषा है कि जब भी आपका एसेट आपके बैलेंस शीट से हटेगा तो बैलेंस शीट में कैश आएगा। तो जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकेगा वो उतना ज्यादा लिक्विड एसेट माना जाएगा। ये लिक्विड है। तो अब कैश तो खुद ही कैश है, तो मोस्ट लिक्विड एसेट इज कैश। तो लिक्विडिटी का सीधा संबंध कैश की उपलब्धता से, आप ऐसे समझ लीजिए। लिक्विडिटी का मतलब कैश की उपलब्धता से कितना है, चूंकि एसेट का पर्पस ही है कि कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके वो लिक्विड एसेट है। तो कैश तो खुद ही कैश है। जी। तो सबसे लिक्विड मतलब लिक्विडिटी का सीधा संबंध है कैश की उपलब्धता कितनी सरल है। जी। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति जारी करती है, उसका उद्देश्य जहां तक हम समझते हैं कि उसका उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। तो मुद्रास्फीति से इसका क्या संबंध है, मुद्रास्फीति क्या है और इसका महंगाई से क्या संबंध है, इस पर जरा आप प्रकाश डालें। बहुत अच्छा प्रश्न है। शुरू में ही जैसे प्रियम्बल भी कह सकते हैं मौद्रिक नीति का, तो मौद्रिक नीति का प्रियम्बल ही है टू टारगेट योर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करना है, तो इसका मतलब मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, एक शब्द का कोई कहा जाए यही है। इन्फ्लेशन एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हम जाने चाहे न जाने संसार का हर व्यक्ति उससे प्रभावित या दुष्प्रभावित होता है। ठीक है, तो बोलचाल की भाषा में भी इन्फ्लेशन की बात हम लोग कहें तो वो कह सकते हैं कि मुद्रा का परचेजिंग पावर घट जाना। मुद्रा का परचेजिंग पावर घटने का मेरा मतलब यह है कि समान यूनिट कोई मुद्रा, सपोज हम उदाहरण के लिए कर लें 100 रुपए, 100 रुपए से हम कोई सामान खरीद सकते थे। मान ली कुछ थोड़ी देर के लिए कह दें कोई एक सामान 1 किलो खरीद सकते थे, तो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी थी। अब यदि उसी 100 रुपए से हम 900 ग्राम खरीद पा रहे हैं, तो उसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर घट गई। अर्थात मुद्रा की परचेजिंग पावर घटी या कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ी, दोनों बात कह सकते हैं। लेकिन मुद्रास्फीति को समझने के लिए मैं बार बार कहूंगा कि इसका मनी का परचेजिंग पावर घटा है, या मनी का मूल्य भी तो घट सकता है। मनी का मूल्य करने के बजाय जो क्रय शक्ति कि उसकी क्रय शक्ति घट गई। जैसे जो क्रय शक्ति घटती है वो इनफैक्ट मुद्रास्फीति है। अब इसका संबंध महंगाई से है, चूंकि इन्फ्लेशन और महंगाई दोनों भले दो शब्द हों, लेकिन दोनों को सेपरेट करना नामुमकिन जैसा है। जहां एक है वहां दूसरा उसका मतलब इमीडिएट, जैसे
आने वाला है। अब हमने कहा ना कि 100 रुपए में पहले हम 1 किलो खरीदते थे, अब उस 100 रुपए में केवल हमको 900 ग्राम मिल रहा है। मतलब महंगा हो गया सामान, मतलब महंगाई है। तो जहां मुद्रास्फीति बढ़ेगी वहां महंगाई बढ़ी होगी, जहां मुद्रास्फीति घटेगी वहां महंगाई घटी होगी। अभी एक चीज और हम बताना भूल गए थे दर्शकों को, इस बार अभी जो टारगेट है इनका इन्फ्लेशन को 2% का, इन्फ्लेशन का टारगेट 2% का है। अगला जो होगा उसमें मुद्रास्फीति देश में लगभग 2% रहेगी। यदि 2% मुद्रास्फीति ये मान के चलते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले मौद्रिक नीति जब घोषित होगी तो ब्याज दर में थोड़ी और कटौती हो। मतलब कि इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब कि आपका बैंक रेट भी घटने की संभावना है। यदि मुद्रास्फीति ज्यादा है तो सरकार को मार्केट से लिक्विडिटी सोखना है, तो ब्याज दर बढ़ाना होगा। यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, कम है, तो मार्केट में थोड़ी और भी लिक्विडिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे सप्लाई बढ़ेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेगी। तो अभी चूंकि इनका फोरकास्ट मुद्रास्फीति के लिए 2% का है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगले मौद्रिक नीति की जब घोषणा होगी तो शायद ब्याज दर में और 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है, यदि सब कुछ सामान्य रहा और अपने टारगेट की ओर देश चलता रहा, देश की अर्थव्यवस्था चलती रही। तो देखिए, क्षमा कीजिएगा, एक प्रश्न मेरे मन में और भर कर सामने आया कि मुद्रास्फीति कम होती है और आप मुद्रास्फीति का महंगाई से संबंध है, तो मुद्रास्फीति कम होती है लेकिन उतनी कमी मार्केट में मूल्य को लेकर कमी नहीं दिखाई देती, मार्केट में वैसे ही महंगाई बनी रहती है। तो इसका माने क्या हो सकता है कि बात आपकी बिल्कुल सही है। ये एकदम जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि हमने चाय में 1 चम्मच चीनी डाली तो मीठा होगा, 2 चम्मच डालेंगे तो थोड़ा और मीठा होगा, जो तुरंत हम क्वांटिफाई कर लें। बहुत सारे ऐसे फैक्टर मार्केट में प्रिवेल करते हैं जिनका कि अल्टीमेटली उस पर निर्भर करता है। अब उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर होली के दिन खोया का दाम 300 रुपये, मतलब पता नहीं एग्जॉर्बिटेंटली पता नहीं कितना गुना बढ़ जाता है। तो अब इसको सच कहा जाए तो मुद्रास्फीति से कोई मतलब उस दिन जो कोई खोया खरीद रहा होगा, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, तो उसको तो बहुत महंगा मिल रहा होगा। अब एग्जैक्टली मुद्रास्फीति का प्रभाव नहीं है, वो डिमांड सप्लाई का भी प्रभाव है। बहुत समय से कई बार हम लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे कमोडिटी की होर्डिंग की वजह से भी दाम बढ़ाने के लिए बढ़ा लिया जाता है, मार्केट में जानबूझ के स्कैर्स करके दाम बढ़ा लिया जाता है, सप्लाई को शॉर्ट करके। कई बार अभी खूब कस के बारिश हो जाए तो अगले दिन सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे। तो अब वहां पर एग्जैक्टली मुद्रास्फीति का रोल नहीं है, वो डिमांड सप्लाई का रोल है। फिर उसमें व्यापार में लगे हुए लोगों के इंटीग्रिटी का सवाल है कि आर्टिफिशियली प्राइस को इन्फ्लेट नहीं किया जा रहा है। तो इन कई पहलुओं को जब हम लोग एक साथ मिला करके देखेंगे तो ये जो विरोधाभास दिखलाई पड़ता है, शायद इस विरोधाभास के बारे में हम लोग थोड़ा ब्रॉडर नहीं तो थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं कि बचपन में हम लोग देखते थे कि महंगाई, डिमांड और सप्लाई की आपने जो बात की, तो सप्लाई मार्केट में बहुत है। आप सब्जी वाले के जाएंगे, उसके पास बहुत सी सब्जियां रखी हुई हैं, जो भी चीज खरीदने जाएंगे वो अफराद पड़ी हुई है, तो वहां पर आपूर्ति की कमी नहीं है और डिमांड भी हमारा उतना ही है, तो फिर भी वो सामान महंगा क्यों बिकता है? सर, मैंने एक तीसरा पहलू भी कहा था, शायद उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। वो व्यक्ति के सोच, व्यक्ति की इंटीग्रिटी पर भी निर्भर करता है ना। हम रखे हैं, हम फेंक देंगे लेकिन हम नहीं देंगे आपको, हमने ये सोच रखा है। हमारी सब्जी सड़ जाएगी लेकिन हम नहीं देंगे, तो उसको कौन रोकेगा भाई? उसका अपने प्रॉपर्टी का ओनर है वो, हम नहीं देते। तो डिमांड सप्लाई के बाद व्यक्तिगत सोच पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये कई पहलू हैं जो उसको मिला करके, जहां तक हम समझते हैं कि उसमें मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जो वो डायरेक्ट केवल मुद्रास्फीति की वजह से नहीं हो रहा है, हाँ। डिमांड सप्लाई को है, फिर उसका अपनी सोच का है कि नहीं हम इतने ही पर बेचेंगे, दूसरे पर नहीं बेचेंगे, या अगले दिन कोई कहे कि नहीं आज तो हम सब ऐसे ही बांट देंगे। तो
ये वाला मतलब बिल्कुल उस महंगाई को से जोड़ने का कई पहलू हैं। इनके अलावा भी कुछ पहलू जी, जी। हैं जो दृश्य हैं, कुछ अदृश्य हैं। जी जी जी। इन्फ्लेशन में भी आप देख लीजिए, आमतौर पर जैसे इन्फ्लेशन को दो हिस्से में करते हैं, एक इन्फ्लेशन और एक कोर इन्फ्लेशन। इसीलिए कोर इन्फ्लेशन हम लोग उसको मतलब कहा जाता है, जिसमें से इन्फ्लेशन से फूड और फ्यूल ये दोनों के इन्फ्लेशन को माइनस करके जो इन्फ्लेशन आता है, मतलब इन आइटम को छोड़ करके उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। क्योंकि फूड का आइटम और फ्यूल का आइटम एक काफी वोलाटाइल है। जैसे भी हम लोग जितने भी उदाहरण लिए वो ऐसे ही उदाहरण लिए जो कि रोजमर्रा की जरूरत की मतलब चीज है, चाहे फूड में शामिल है, तो ये काफी वोलाटाइल है। जब कोर इन्फ्लेशन की सरकार घोषणा करती है, कैलकुलेट करती है, तो उसमें से फूड और फ्यूल दोनों को माइनस कर दिया जाता है। इसके इन्फ्लेशन को उसमें नहीं ध्यान में रखते हैं। जी जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, सुन रहे थे मौद्रिक नीति के बारे में जो रिजर्व बैंक ने आज ही उसको जारी किया है, और मुझे लगता है कि पांडे जी की बातों से आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे, बहुत आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी आपको स्टूडियो में आने के लिए, और आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।